नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। मित्रों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और ये कार्यक्रम टर्की के भूकंप से जो हमें लेसन्स मिले हैं, उन लेसन्स के आधार पर हम अपने देश में या दुनिया में क्या कर सकते हैं, उस पर मैं केंद्रित करना चाहता हूं। अभी तक की सूचना है उसमें टर्की और सीरिया में जो भीषण भूकंप आया, आप जानते हैं कि टर्की में 7.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप पहले आया, उसके 9 घंटे बाद फिर 7.4 और 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। उसमें अब तक 24,000 लोगों के मरने की खबर आ चुकी है और बहुत सारे लोग घायल हैं। अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। दुनिया भर से मदद दी जा रही है। भारत ने भी मदद भेजी है और बहुत सारे लोग रिलीफ सेंटर्स में, कैंपों में उस भीषण ठंड में अपनी ज़िंदगी गुजारने को बाध्य हैं क्योंकि उनके घर गिर गए हैं। दरअसल अगर हम देखें कि ये जो भूकंप आ रहे हैं, वो भूकंप कहाँ कहाँ उस तरह के भूकंप आए हैं जहाँ हम कह सकते हैं कि काफ़ी मैग्नीट्यूड के भूकंप रहे हैं, या जहाँ पे कम मैग्नीट्यूड के भी रहे हैं लेकिन जो जन धन की हानि है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो दो जगह हमें याद आती हैं। एक चिले में वल्डीविया नाम की जगह पे 1960 में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ी तीव्रता का भूकंप आया था। 9.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, किंतु वहाँ मरने वालों की संख्या 1600 के आसपास जो सरकारी आंकड़े कहते हैं है। संभवतया वल्डीविया वहाँ का बहुत बड़ा घना शहर नहीं होगा, इसलिए ऐसा मुझे लगता है संभव हुआ होगा। लेकिन हैटी में और डोमिनिकन रिपब्लिक में जो भूकंप आया, उसकी तीव्रता मात्र 7.0 मैग्नीट्यूड की थी। और जानते हैं हैटी में कितने लोग मारे गए? हैटी में वहाँ की सरकार ने जो आंकड़े दिए उसके अनुसार 3 लाख लोग मारे गए। और बहुत सारे लोग इसलिए भी मारे गए क्योंकि उसमें न केवल मकानात टूटे, अस्पताल भी टूटे, डॉक्टर्स मरे, नर्सेज मरी, दवाइयाँ उनके पास नहीं थी। यानी जो घायल हुए, उन घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। जो विदेशों से भी लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, चूँकि हैटी आप जानते हैं दुनिया में जो सबसे गरीब मुल्क हैं उनमें से एक माना जाता है। कैरिबियन द्वीप समूह के पास ये द्वीप है, लैटिन अमेरिका का भी पार्ट कहा जाता है। तो जो विदेशी संस्थाएं गई थी मदद करने के लिए, उनके भी बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, इसलिए मौत का आंकड़ा भयानक हुआ। अब आप देखें, टर्की में 7.9 और 9 घंटे के बाद आए 7.4 और 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 24,000 लोगों के अब तक मारे जाने की खबर है। चिले में जबकि दुनिया का सबसे तीव्र इंटेंसिटी का भूकंप आया 9.5, लेकिन कम लोगों के मारे जाने की खबर है। लेकिन हैटी में 7.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप पर ही, और इसके बाद फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पे 5.5 और 5.9 मैग्नीट्यूड के भी 2 और भूकंप आए थे, लेकिन मरने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हैटी में गरीबी के वजह से जो लोगों के घर बने हैं, या उस समय भी जो घर बने 2010 में वहाँ भूकंप आया था, 1960 में चिले में आया था, तो हैटी में गरीबी की वजह से लोगों के घर इतने कमज़ोर थे कि उन्हें गिरना ही गिरना था। हमें लगता है कि शायद वे घर इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कोई भूकंप आए और हमें ज़मींदोज़ कर दे। तो पूरा हैटी का जो दृश्य हमारे सामने उस समय भी आया था, वो फ्लैटन हो गया था, ज़मींदोज़ हो गया था। अब इस टर्की की भयावह घटना से हमें क्या सीख मिलती है, हम इस पर चर्चा करें। जब तक हमारे भवनों की संरचना, जब तक हमारे घरों की संरचना भूकंप रोधी न होगी, तब तक जो भूकंप के आने के वजह से नुकसान होता है जन और धन दोनों का, जन का नुकसान बहुत भयानक है, और साथ साथ लोगों के, सोच लीजिए, वर्षों की कमाई से बनाए गए घर ढह जा रहे हैं। सरकारें दुनिया भर में कितना देती होंगी? एक रिस्क ट्रांसफ़र की बात कही जाती है कि इंश्योरेंस कंपनियां देंगी, अब वो कितना देती हम नहीं जानते, लेकिन भारतवर्ष में तो अभी इंश्योरेंस कंपनियों
के द्वारा ये सब नहीं किया जाता। सरकार देती है, कुछ अनुदान देती है, उसको हम हाउस ग्रांट कहते हैं, या एक्स ग्रेशिया देती है मरने पर। तो हाउस ग्रांट इतना कम होता है कि आप अगर अपना बहुत बढ़िया घर बनाए हुए हों तो संभव नहीं है कि आप अपने उस घर को दोबारा रहने की स्थिति में बना सकें। तो जिन लोगों की जीवन भर की कमाई या कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा घर बनाने में लगता है, वो तो बिल्कुल सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए बहुत भयावह स्थिति इन भूकंपों की है। मैंने इसके पिछले वाले में वीडियो में इसके कारणों के बारे में चर्चा की थी, फॉल्ट लाइन की बात की थी, प्लेट्स की बात की थी, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिस पे बहुत सारे देश अवस्थित हैं। और भारत के बारे में मैंने बताया था कि इसका 58% भूभाग अर्थक्वेक प्रोन है, यानी भूकंप प्रवण आता है। इसमें से जोन 5 में बिहार के हिस्से हैं, पूरा नॉर्थ ईस्ट है, सेंट्रल हिमालय और वेस्टर्न हिमालय के क्षेत्र हैं, कश्मीर का कुछ हिस्सा है और यहाँ तक कि रन ऑफ कच्छ का हिस्सा है। इसके बाद जोन 4 में बहुत सारे हिस्से हैं, जोन 3 में बहुत सारे हिस्से हैं और कुछ हिस्से जोन 2 में हैं। सबसे खतरनाक जोन 5 होता है, साइस्मिक जोन 5 सबसे खतरनाक होता है। इसलिए हम लोग चर्चा करें कि क्या भूकंप के आने की और संभाविता को देखते हुए हमें अपने घरों का निर्माण या भवनों का निर्माण किस विधि से करना चाहिए। दरअसल मैं कोई ऐसी विधि नहीं बता सकूंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन थोड़े से कुछ मैं आपको हिंट दे सकूंगा और ये कह सकूंगा कि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हों तो कौन से लिटरेचर को आप कंसल्ट करेंगे। अगर आपको घर बनाने हों या भवन बना रहे हों, बड़े भवन, अस्पताल बना रहे, स्कूल बना रहे हों, ये सब बना रहे हों, तो आपको क्या देखने की आवश्यकता है, उस पर कुछ मैं बातें करना चाहूँगा। दरअसल जो भी घर बनाए जाते हैं, निश्चित तौर से वहाँ की ज़मीन कैसी है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की सिस्मोलॉजी कैसा है, यानी उसकी भूकंप की प्रवणता कैसी है, किस जोन में पड़ता है, और जो घर बना रहे होते हैं उनके पास पैसे वगैरह की क्या व्यवस्था है, उन कितना पैसा लगा सकते हैं, आकांक्षा क्या है, किस तरह के घर को बनाना चाहते हैं, आदि इत्यादि पर डिपेंड करता है। लेकिन भूकंप रोधी घरों के बारे में जो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि इसकी 4 विशेषताएं हैं, वर्चूज़ कहते हैं वो, देयर 4 वर्चूज़ ऑफ, जिसको मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा कहना चाहूँगा क्योंकि उसकी हिंदी बहुत थोड़ी सी कठिन है। तो पहली विशेषता है कि उसका जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो गुड होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? आप जानते हैं कि यदि किसी भी, न्यूटन का पहला नियम आप जानते हैं गति का, कि अगर किसी भी पिंड पर आप अगर उसे छोड़ दें अपनी स्थिति में तो वह जड़ता, कुछ उसमें जड़ता रहती है, और अगर वो एक दिशा में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म गति से तो मूव करता रहेगा, बशर्ते कि कोई बाहरी शक्ति उसके ऊपर नहीं लगाई जाए। तो जड़ता में भी एक बल होता है। तो मकान ऐसा होना चाहिए कि यदि बाहरी शक्ति के रूप में ये अर्थक्वेक का हॉरिजॉन्टल उस पर दबाव पड़े तो उसका जो इनर्शिया का बल है, जो जड़ता का बल है, वो स्मूथली नीचे से फ्लो कर जाए। इस तरह की तकनीक अगर होगी तब हम कह सकेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है वो बढ़िया है। दूसरी बात जो इंजीनियर बताते हैं, वो बताते हैं कि इसका लेटरल स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए, लेटरल मतलब क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ ऐसा होना चाहिए कि अगर वो फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टली तो वो इतना डैमेज नहीं करे कि भवन गिर जाए, कोलैप्स कर जाए, उसको बर्दाश्त कर सके। तीसरा वो कहते हैं कि उसका जो स्टिफनेस है, भवन का जो स्टिफनेस है वो पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि अगर फोर्स लगता है, एक्चुअली जब भूकंप आता है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स दोनों लगता है, लेकिन वर्टिकल फोर्स बहुत कम है, हॉरिजॉन्टल फोर्स से ही ज़्यादा भवनों के गिरने की संभावना होती है। तो स्टिफनेस ऐसा होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने पे भी भवन कोलैप्स नहीं करे। और चौथी बात वो कहते हैं कि उसकी जो डक्टिलिटी होती है वो डक्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए। डक्टिलिटी क्या है? दरअसल जो भी मटेरियल लगाते हैं उस मटेरियल में ऐसे कुछ गुण होते हैं और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स उसको बताते हैं कि अगर उन पर आप बल लगाते हैं तो भले ही वो अपनी स्थिति में बदलाव करें, किंतु वो अपनी स्थिति में फिर वापस आ जाते हैं। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। वो इलास्टिसिटी उनके अंदर आ जाए ताकि वे अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लें। और अगर डिफॉर्मिटी हो चुकी, भूकंप से डिफॉर्मिटी बहुत होती है, धरती हिल रही है, जब धरती हिलेगी तो उससे स्वाभाविक है कि भवनों में डिफॉर्मिटी होगी, लेकिन उस डिफॉर्मिटी के बावजूद भी
वो गिरे नहीं, कोलैप्स नहीं करे। डिफॉर्मिटी का तो मरम्मत हो जाएगा, तो कोलैप्स नहीं करे। तो 4 गुण बताए गए हैं इस तरह के। अब जो इस तरह का अभियंता हैं और यदि आपको रुचि है तो आप उनसे कंसल्ट करेंगे तो IS कोड की बात कहते हैं हिंदुस्तान के संदर्भों में। वैसे इस तरह के जो साइस्मिक कोड हैं, IS कोड का मतलब होता है इंडियन साइस्मिक कोड। तो इस तरह के कोड दुनिया के हर देशों में मोटे तौर पर बने हुए हैं। वो है कि भाई कैसा भवन होगा, किस भवन के लिए क्या आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, उसके कंस्ट्रक्शन की टेक्निक किस तरीके से करिएगा ताकि वो भवन भूकंप आने पे जो 4 वर्चूज़ मैंने बताया उन वर्चूज़ के अनुसार बने और भूकंप का वो मुकाबला कर सके। हमारे देश में जो कोड हैं कुल मिला के आज की तारीख में 6 कोड हैं और सबसे पहले 1962 में हमारा IS 1893 कोड बना था, जिसमें जोनल मैप भी दिया गया था कि भारत के साइस्मिक जोन्स यानी भूकंप जोन कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं, कौन 2 में है, कौन 3 में है, कौन 4 में है, कौन 5 में है। और इस IS 1893 का 2002 में जो रिवीजन हुआ, 5th रिवीजन, उसमें पार्ट 1 अभी हमारे सामने आया है और इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। दूसरा कोड है IS 4326, ये 1993 का कोड है। इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 2nd डिवीजन। तीसरा कोड है IS 13827, 13827, ये भी 1993 का है और इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंस ऑफ अर्दन बिल्डिंग्स। बहुत सारे मिट्टी के घर हमारे बहुत सारे इलाकों में हैं, खास करके बिहार के बारे में मैं जानता हूं कि बहुत सारे मिट्टी के घर बनते हैं, तो इनके बारे में स्पेशल कोड बना है। चौथा है IS 13828, IS 13828, 1993। इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग अर्थक्वेक रेसिस्टेंस ऑफ लो स्ट्रेंथ मैसनरी बिल्डिंग्स, यानी जिसको हम सीमेंट और गारे पर बनाते हैं, ईंट की जो बिल्डिंग्स होती है, छत दे देते हैं, दीवारें होती है, छत होते हैं, इसको हम मैसनरी बिल्डिंग कहते हैं। तो इसके अर्थक्वेक रेसिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए और लो स्ट्रेंथ के जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं हैं, उसके लिए कोड है। 5वां कोड है IS 13920, यानी 13920, 1993। इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस। यानी आज की तारीख में जो हम फ्रेम्ड स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग बनाते हैं, यानी पिलर और स्लैब दे करके जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर वाले बिल्डिंग बनते हैं और उनकी जो दीवारें होती हैं वो एक तरीके से पहले आपने स्लैब और पिलर खड़ा कर लिया और उसमें फिर दीवारें आप जोड़ देते हैं और किस दीवारें जोड़ते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड कोड बनाया गया है। और इसकी खासियत ये है कि भुज भूकंप के बाद इस कोड को, आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से रखिए, जो लोग RCC टाइप बिल्डिंग्स बनाते हैं, रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट से जो बिल्डिंग बनाते हैं, कि ये सरकार ने जोन 3, 4 और 5 यानी साइस्मिक जोन 3, 4 और 5 के क्षेत्रों के लिए मैंडेटरी बना रखा है। तो यदि आप इंजीनियर का इस्तेमाल करते हैं, उनसे पूछिए कि आपने डिज़ाइन इसके अनुसार किया है कि नहीं किया है, और नहीं किया है तो फिर उनके साथ बैठ के कराना पड़ेगा ताकि उसकी सिस्मोलॉजी क्या है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की, उसकी मिट्टी की क्या स्थिति है, उसके आधार पर आपके घर का निर्माण हो सके। और छठा है IS 13935, 1993 का ये भी है। इसका नाम है इंडियन स्टैंडर्ड गाइडलाइंस फॉर रिपेयर एंड साइस्मिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिल्डिंग्स। अब आप समझ लीजिए, मैंने कहा था कि जो पिछली बार मैंने कहा था कि जो बिल्डिंग्स पहले से बनी हुई हैं, जैसे जो 6 कोड उसमें से 5 कोड तो नए बिल्डिंग्स पे लागू होता है, और छठा मैंने कहा था कि उसकी रेट्रोफिटिंग करके उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। और बाकायदा उसकी प्रक्रिया है, इंजीनियर्स को चेक करते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ किस तरीके से डाला जा सकता है ताकि वो साइस्मिक दृष्टिकोण से वो मजबूत हो सके। तो यह कोड उसके लिए भी बनाया गया है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो जनरल टिप्स के रूप में है, तो चूँकि इंजीनियर्स देखेंगे, खास करके स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, उनसे आप कंसल्ट करेंगे। लेकिन भारतवर्ष में जो घर बनते हैं सभी लोग इंजीनियर्स को कंसल्ट करके नहीं बनाते, तो इसलिए कुछ जनरल टिप्स भी जो आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ लोग हैं, जो अर्थक्वेक के जानकार लोग हैं, वो बताते हैं
कि दरअसल भवन बनाने के जैसे मैंने पहले भी कहा, वहाँ की सिस्मोलॉजी क्या है, उसका साइस्मिक डेंजर क्या है, किस जोन में आता है, किसी के पास कितना पैसा है, वो किस शेप साइज़ का बनाना चाहता है, उसकी आकांक्षा क्या है, इस सब पे डिपेंड करता है। लेकिन और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर वो भवन बना रहे हों तो किसी एक्सपर्ट के साथ 1 to 1 बात करना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हों तो कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा जो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। पहली बात है कि जो भवनों का आकार है वह आयताकार रेक्टेंगुलर होना चाहिए, क्योंकि एल शेप भवन जो बनाए जाते हैं उसके कोनों में दरार पड़ने की संभावना होती है। और जब आप आयताकार भवन बनाते हैं तो आपके भवन की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 3 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा है कि भवन से बाहर बहुत सारे लोग लटका हुआ बालकनी बना देते हैं। अगर बहुत बड़ा बालकनी बनाएंगे तो जब धरती हिलेगी तो बालकनी के भी हिलने की संभावना ज़्यादा है, और फोर्स ऑफ इनर्शिया ऊपर है। अगर फोर्स ऑफ इनर्शिया ठीक से नीचे नहीं गया तो निश्चित तौर से घर को क्षतिग्रस्त कर सकता है। जो भवन के सभी अंग हैं, जैसे उसका फाउंडेशन है, नींव है, दीवार है, छत है, मुड़ेर है, ये सभी एक दूसरे से पर्याप्त रूप से, इंजीनियर कहते हैं कि टाइड होना चाहिए। उसकी विधि है कि एक दूसरे से टाइड होना चाहिए ताकि यदि हिले तो एक साथ हिले, यानी कि एक दिशा में जा रहा है, दूसरा दूसरी दिशा में जा रहा है, फिर वो भूकंप के झटके से वो अलग हो सकता है। अगली बात है कि भवन संरचना के साथ बहुत सारे हम नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट्स भी डालते हैं। जैसे फॉल्स सीलिंग हमने डाला, पंखे हैं, एसी है, फोटो फ्रेम वगैरह है। इसे बिल्कुल दीवार के साथ हमें बिल्कुल फास्टन कर देना चाहिए। उसे दीवार के साथ उसे ऐसे कर देना चाहिए कि वह भूकंप आए और हिले तो वो गिरे नहीं आपके ऊपर। अगला बात है कि नींव की मिट्टी की जांच तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जांच से ही पता चलेगा कि मिट्टी की भार वहन क्षमता कितनी है। यानी कि मिट्टी की जांच नहीं किया, महल पे महल बनाए जा रहे हैं, कई स्टोरी बनाए जा रहे हैं बिना समझे बूझे, क्योंकि मिट्टी के हिसाब से आपका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन फाउंडेशन का बनेगा। इसलिए मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भवन सामग्री में आप इस्तेमाल करते हैं, चिप्स इस्तेमाल करते हैं, बालू इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, ईंट इस्तेमाल करते हैं, छड़ इस्तेमाल करते हैं, इन सभी का निर्धारित है, इंजीनियर्स ने निर्धारित किया है कि इनका रूप रंग आकार किस तरह का हो, किंतु यह ताज़ा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। और ईंट जोड़ाई करने, कंक्रीट बनाने, गारा बनाने और कंक्रीट ढलाई करने में कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज उसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर आप बिल्डिंग किसी बिल्डर से खरीदना चाहते हैं तो आपको मालूम नहीं है, तो ख़ास तरह से कोशिश करनी चाहिए कि मालूम कीजिए कि उस भवन के स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करने वाले अभियंता महोदय कौन हैं। उनसे बात कीजिए, उनके बारे में पता कीजिए कि इनको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आती है कि नहीं ठीक से, इनको भूकंप रोधी भवन की डिज़ाइन करने आती है कि नहीं ठीक से, या IS कोड वगैरह के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं तो उसको अप्लाई किया कि नहीं किया है। वैसे शहरों में जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसके तो डिज़ाइन पहले नक्शा पास होता है, उसमें जैसे हम बिहार के बारे में जानते हैं कि यहाँ के बाईलॉज में प्रावधान किया गया है, BSDMA की ओर से हम लोगों ने किया था, और उसके आधार पर नक्शा पास होता है। लेकिन आपको इंजीनियर से ज़रूर बात करनी चाहिए और ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नींव के नीचे की मिट्टी की जांच हुई हो, और मतलब निर्माण के पूर्व जरूर जांच हुई हो। और अगर आपको मिट्टी जांच की रिपोर्ट और नींव की डिज़ाइन मिल जाए तो उसे दूसरे अभियंता से दिखाइए कि भाई आपका क्या कहना है, ये क्या अर्थक्वेक रेसिस्टेंस है। तीसरा है कि रेरा बने हुए हैं हर जगह, उनके द्वारा जो अनुमोदित नक्शा है उसमें पिलर का आकार दिया रहता है। अगर आप RCC पर घर बना रहे होते हैं तो उसे ज़रूर आप जानकार अभियंता को दिखा के समझ लें कि क्या ये भूकंप रोधी है। और अगर निर्माण चल रहा हो उस समय तो वहाँ जा कर के सामग्री ठीक से देख लीजिए, मानक विधियाँ हैं जिसके आधार पर आप देख लीजिए। बिहार के बारे में मैं कह सकता हूँ कि BSDMA ने एक पुस्तिका विकसित की है, उसमें सारी बातें देने की कोशिश हम लोगों ने की थी। और यहाँ पे अभियंताओं की ट्रेनिंग हुई है, मैसन्स की ट्रेनिंग हुई है। तो जो बिहार में लोग हैं उन्हें निश्चित तौर से ट्रेंड मैन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो पुस्तिका हम लोगों ने BSDMA में रखी हुई है वो हमारे BSDMA के वेबसाइट पर, तो मैं BSDMA में नहीं हूँ कि उसके वेबसाइट पर भी है, उसे भी आप देख लेंगे तो निश्चित तौर से बिल्डर से
और मकान लेते समय, फ्लैट लेते समय आपको सुविधा हो जाएगी कि और क्विक रेसिस्टेंट है कि नहीं, और यदि स्वयं भी बना रहे हो तो आप समझ लेंगे किस तरह के सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, कृपया सब्सक्राइब करें, और ये कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।